स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर का सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए सेक्शन सी में यहाँ पर 6 क्वेश्चन हैं ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट √3 इज इरेशनल, यू हैव टू प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज इरेशनल। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही रहता है, इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या एज्यूम कर लें, गलत एज्यूम कर लें। क्या गलत एज्यूम करेंगे कि हम ये एज्यूम कर लें कि ये रैशनल है। क्या एज्यूम करें कि ये रैशनल है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 + 2 √3 इज रैशनल। लेकिन एक्चुअल में तो ये रैशनल नहीं है ना। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है और हम सॉल्व करते करते ये बता देंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था, हमने जो एजम्पशन लिया था वो गलत था। तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, और क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था वो गलत था और जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 + 2 √3 इज रैशनल। अगर ये 5 + 2 √3 रैशनल है, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर co-prime integers and q is not equal to 0। यही तो होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन कि p and any number which can be written in the form of p/q where q is not equal to 0। और साथ में co-prime integers, co-prime means जिनका HCF 1 हो, co-prime means जिनका HCF 1 हो, या हम कह सकते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, या फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता, या ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो इंटीजर्स जिनका HCF 1 है, दे आर को-प्राइम, ठीक है। तो p and q को-प्राइम इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 √3 एज इट इज इक्वल टू p/q। 5 को शिफ्ट करोगे राइट साइड में तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं। सो 2 √3 इज इक्वल टू p - 5q/q। एलसीएम लेने से दैट मीन्स √3 विल बी इक्वल टू p - 5q अपॉन ये 2 की साइड चेंज करोगे तो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू p - 5q/q। और आपको क्या दिया हुआ है, √3 इरेशनल है, √3 तो इरेशनल है, ठीक है, इतना क्लियर। √3 तो इरेशनल है और आपके पास जो राइट साइड में आया वो इंटीजर्स के ऑपरेशन है। ये इंटीजर्स p इंटीजर, q इंटीजर, और इंटीजर्स पे ऑपरेशन करोगे तो क्या मिलेगा, आपको रैशनल नंबर मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, ठीक है। इन पे कोई ऑपरेशन करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको रैशनल नंबर मिलेगा। अगर प्लस करोगे तो 2 + 3, अगर इन दोनों को प्लस करते हो तो कितना हो गया 5, सब्ट्रैक्ट करते हो तो -1, अगर डिवाइड करते हो तो 2/3, और मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 3। तो किसी भी केस में ये रैशनल तो है ही। 5 को 5 हम 5/1 लिख सकते हैं, -1 को -1/1 लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी है ही रैशनल p/q की फॉर्म में। और ये हुआ 6, और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर दो इंटीजर्स हैं और उन पे कुछ भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ऑपरेशंस करोगे तो आपको श्योरली रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर p and q इंटीजर्स है और उन पे यहाँ पर हमने ऑपरेशंस की, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है, कौन सा, p - 5q/2q, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर्स p and q इंटीजर्स है और उन पे जो हमने ऑपरेशन किया है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो इससे क्या बनेगा, राइट साइड में हमें मिल जाएगा रैशनल, ठीक है। सिंस p and q आर इंटीजर्स, so p - 5q/2q is a rational number, but लेफ्ट साइड में आपके क्या है, √3, और √3 आपको क्या दिया हुआ है, बट √3 इज इरेशनल नंबर गिवन। ऐसा हो सकता है कि इधर इरेशनल और इधर इरेशनल, इधर इरेशनल, लेफ्ट साइड में इरेशनल और राइट साइड में रैशनल, पॉसिबल है क्या, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके आगे का स्टेटमेंट और हम लिख लेते हैं। So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that, क्या assume किया था हमने, that 5 + 2 √3 is rational, ठीक है। तो so we conclude that 5 + 2 √3 is irrational number। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो जिनमें आपको प्लस
माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड मिले तो बहुत इजीली कम स्टेप्स में हो जाता है। लेकिन अगर आपको √2, √3, √5 उनको इरेशनल प्रूव करना हो तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² plus px plus q are double in value to the zeros of the polynomial 2x² minus 5x minus 3, then find the values of p and q। तो आपके पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, मैं सेकेंड पॉलिनोमियल ले रही हूँ 2x² minus 5x minus 3, और इसके जीरोस पहले हम फाइंड कर लेते हैं। इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे आप, ऐसे दो नंबर सर्च कीजिए जिनको ऐड करने से मिडिल कोफिशिएंट ऑफ x आए, दैट इज -5, और मल्टीप्लाई करने से आपको मिले a इंटू सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ax² plus bx plus c, पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो आपको a इंटू सी चाहिए, दैट इज 2 इंटू -3, दैट इज -6। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको मिलेगा 2 and 3, तो इससे हमें बनाना है 5। तो अब ये सोचो कि 2 + 3 करोगे तो 5 हो जाएगा, -2 -3 करोगे तो -5 हो जाएगा, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने से प्लस में आंसर आएगा। ध्यान से सुनिए, अगर हम -2 और -3 लेते हैं, -2 और -3 लेते हैं तो -5 होगा, ठीक है, लेकिन -2 और -3 लोगे तो -6 नहीं आएगा, +6 आएगा। इसका मतलब 2 और 3 नहीं लेना है, क्या लेना है, 6 and 1, -6 + 1 लेंगे तो -5 आएगा प्लस करने से, और मल्टीप्लाई करने से -6, मीन्स हम मिडिल टर्म को जो स्प्लिट कर रहे हैं उसमें क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ -x हम लिखेंगे -6x + 1x। ठीक है, बाकी एज इट इज। चलिए अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2x कॉमन, बचा क्या x -3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मीन्स 1, बचा क्या x -3, दैट इज इक्वल टू x -3 2x + 1। ठीक है, तो अब इसके जीरोस क्या आएंगे, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, टू फाइंड जीरोस हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, x -3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इससे आपको मिल गया x = 3, और दूसरा मिला 2x + 1 = 0, सो 2x = -1, x = -1/2। तो आपके पास दो जीरोस आ गए हैं गिवन पॉलिनोमियल के, अल्फा बीटा। एक को हम ले लेते हैं अल्फा, लेट अल्फा बी 3 एंड दूसरा 0 है -1/2। ठीक है, तो आपके पास जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आ गया है। अब क्या बोला है, इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² plus px plus q आर डबल, इसके जीरोस डबल है। ठीक है, तो मैं इसको अल्फा डैश और बीटा डैश ले रही हूँ। अब यहाँ पर इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे इसके डबल, जो जीरोस यहाँ पर आए उसका डबल कर दो, 3 का डबल 6, और दूसरा जीरो कितना हो जाएगा, -1/2 का डबल, दैट इज -1। तो आपके पास नए पॉलिनोमियल के, नए पॉलिनोमियल मीन्स ये वाला पॉलिनोमियल x² plus px plus q पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए। अब हमें फाइंड करना है p and q, तो यहाँ पर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दें। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ठीक है, अब हम उसको यहाँ पर यूज करते हैं, सम, इन दोनों को प्लस कर दें, सम है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर फॉर्मूले में -b/a। सम कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 6 + -1 और -b/a। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax² plus bx plus c, तो b कितना होगा, p, और a है 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो p इज इक्वल टू -5। ठीक है, सम से हमारा ये आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। प्रोडक्ट कर लो, 6 × -1 इज इक्वल टू c, यहाँ पर c कितना है, q, और a है 1, सो -6 = q। सो p and q की वैल्यूज आ गई, p is -5 and q is -6। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. देखिए नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको स्पीड फाइंड करनी होती है, लेकिन यहाँ पर लेंथ ऑफ द जर्नी पूछा है। ठीक है, तो स्पीड तो फाइंड करेंगे नहीं हम, टाइम भी फाइंड करेंगे, और उसके बाद लेंथ ऑफ द जर्नी भी हम फाइंड करेंगे। तो
So let the original speed of the train be x km/h and time taken to complete the journey be y hours. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x एंड टाइम y, तो डिस्टेंस हो गया xy और डिस्टेंस तो वही रहना है, डिस्टेंस जो इन्होंने दिया हुआ है जर्नी का वो चेंज नहीं होना है, तो डिस्टेंस चाहे स्पीड को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, डिस्टेंस तो वही कवर करना है, सेम टू सेम. ठीक है, अब यहाँ पर केस 1, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर, मतलब पहले x था 6 km/h फास्टर मीन्स x + 6 km/h, तो इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, ओरिजिनल टाइम था y, उसमें 4 hours लेस कर दूँ. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर रहे थे, डिस्टेंस क्या है xy, डिस्टेंस तो xy भी है और डिस्टेंस ये सेम ही है क्योंकि अभी बताया लेंथ ऑफ द जर्नी चेंज नहीं होना, तो डिस्टेंस को लिखा हमने xy और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू वाई xy, देन x इंटू -4 4x, देन 6y, देन 6 4 24 साइन के साथ, xy कैंसिल हो गया. सो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, -4x + 6y -24 = 0. इसमें मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ पूरे में से, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो -2x + 3y -12 = 0. ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे ही रखेंगे और अब इस इक्वेशन, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. एक स्टेप और करेंगे, स्पेस नहीं है, मैं बाद में करती हूँ, अभी केस 2 ले लेते हैं पहले. केस 2 क्या दिया हुआ, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 km/h, ओरिजिनल स्पीड थी x, स्लो हो गई ट्रेन कितना 6 km/h, मीन्स स्पीड हो गई x - 6, तो टाइम कितना लगा 6 hours मोर, y में 6 hours प्लस कर दूँ. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम और डिस्टेंस क्या था xy, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लेंथ ऑफ द जर्नी चेंज नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, x इंटू वाई xy, देन 6 इंटू x 6x, देन 6y माइनस के साथ एंड 6 6 36, xy कैंसिल, तो क्या आ गया 6x -6y -36 = 0. 6 कॉमन ले रहे हैं तो x - y -6 = 0 दिख रहा है नीचे, सो x - y -6 = 0. ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मैं अब यहाँ लिख रही हूँ. मैं यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ 2 मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बना -2x + 3y -12 = 0. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करूंगी बोर्ड को इरेज करके. चलिए सॉल्व करते हैं. मैंने दोनों इक्वेशंस को वापस से लिख दिया है. अब यहाँ पर हमें x और y फाइंड करना है, तभी हम लेंथ ऑफ द जर्नी फाइंड कर सकते हैं. तो x और y फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ. तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 कोफिशिएंट. ठीक है, तो मैं पूरी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2x - 2y -12 = 0 और पहले वाली इक्वेशन है -2x + 3y -12 = 0. ठीक है, ऑन सॉल्विंग ये दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल, -2y + 3y कितना हो गया y -12, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, -2y + 3y is y, -12 is -24 = 0. सो y आ गया 24 और टाइम था 24 hours. ठीक है, अब हम x निकाल लेते हैं, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए चाहे इक्वेशन 2 में. मैं इक्वेशन 2 ले रही हूँ. इक्वेशन 2 x - y -6 = 0, x - y -6 = 0, तो कितना आ गया x - 30 = 0. सो x इज 30 km/h. स्पीड आ गई 30 और दिस टाइम आ गया 24. ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ द जर्नी इज xy, टोटल डिस्टेंस x इंटू y. 720 किलोमीटर इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द जर्नी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है. सेकंड ऑप्शन है, एक्चुअल में 28 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है. Anuj had some chocolates and he divided them into 2 lots A and B. He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 chocolates and the second lot at the rate of ₹1 per chocolate and he got total of ₹400.
If he had sold the first lot at the rate of rupees 1 per chocolate and the second lot at the rate of rupees 4 for 5 chocolates, his total collection would have been 460. Find the total number of chocolates he had. तो हम ले लेते हैं लॉट ए की चॉकलेट्स. लॉट ए में सपोज x चॉकलेट्स हैं एंड लॉट बी में y चॉकलेट्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो जाएंगी? x प्लस वाई. मीन्स हमें फाइंड करना है x एंड y. x प्लस वाई करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. कंडीशन दिया हुआ है. केस 1 ले लेते हैं. He sold the first lot, मतलब lot A, at the rate of rupees 2 for 3 chocolates. Number of chocolates 3 और cost कितना है? rupees 2. अगर 3 chocolates की 2 rupees cost है तो 1 chocolate की कितनी होगी? 2/3 rupees. अगर 1 chocolate की 2/3 rupees है तो x chocolates की कितनी होगी? 2/3x rupees. ठीक. अब lot B का देखिए. Second lot at the rate of rupees 1 per chocolate. rupees 1 पर चॉकलेट मीन्स 1 चॉकलेट के ₹1. ठीक है. तो y चॉकलेट्स के लिए कितना हो जाएगा? लॉट बी में y चॉकलेट्स ही, y चॉकलेट्स के लिए 1 × y. ठीक. अब दिया हुआ है हमारे पास आ गया 2/3x और y. इन दोनों का मिला के कितना दिया हुआ? टोटल ऑफ ₹400. मीन्स हमें मिल गई इक्वेशन 2/3x प्लस y = 400. ये हमारी इक्वेशन 1 तैयार हो गई. क्लियर. चलिए अब हम केस 2 लेते हैं. केस 2 में क्या दिया हुआ है? इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट, मतलब लॉट ए, एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट. 1 चॉकलेट 1 रुपीज की, तो x चॉकलेट कितनी हो गई? x रुपीज की. ठीक. एंड द सेकेंड लॉट मीन्स लॉट बी एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 चॉकलेट्स. ₹4 फॉर 5 चॉकलेट्स. अगर 5 चॉकलेट्स 4 रुपीज की है तो 1 चॉकलेट कितने की होगी? 4/5 रुपीज की. नॉर्मल यूनिटरी मेथड. अगर 1 चॉकलेट 4/5 रुपीज की है तो y चॉकलेट्स कितने की होंगी? 4/5y. ठीक है. और दोनों का सम मिला के कितना दिया हुआ है? हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन ₹460. मीन्स x प्लस 4/5y = 460. तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई. अब मैं इरेज कर देती हूँ ताकि स्पेस हो जाए करने के लिए सॉल्व. चलिए मैं इक्वेशन 1 को फिर से लिख रही हूँ. 2/3x प्लस y = 400. यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं. 3 और 1 का एलसीएम 3. तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y = 400. और यू कैन राइट 2x प्लस 3y = ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 400 × 3 1200. तो ये हमारी फाइनली फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है जो हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए. इसके बाद इस इक्वेशन को यहीं पे कर लें. 1 और 5 का एलसीएम 5. ठीक है. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4y = 460. ठीक. सो 5x प्लस 4y = 460 × 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2300. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मैं अभी एलिमिनेशन कर रही हूँ. यहाँ पर 2 का एलिमिनेट, x का एलिमिनेट करते हैं. तो इस इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाय 5 और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2. तो फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 5 2 = 10, देन 5 3 = 15 एंड 12 5 = 60 और ये 2 0. ठीक. सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 10x प्लस 8y = 4600. ठीक है. अब साइन चेंज कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा. 15 - 8 7. इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 1400. So y = 1400 divided by 7 200. तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स B, लॉट B में 200 चॉकलेट्स हैं. अब किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं हम. y = 200. इक्वेशन 1 में ले रही हूँ 2x प्लस 3 × y = 1200. ठीक है. तो 2x प्लस 600 = 1200 और 2x = 600 उधर जाएगा. 1200 माइनस 600 दैट इज 600. सो x = 600 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 300. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना हो जाएगा? x प्लस y. x कितना था? 300 एंड y इज 200. सो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमें मिल गई 500. क्लियर. Moving to next question number 29. Prove that
tan क्यूब थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। तो देखिए, जब भी मैंने हमेशा बताया कि जब भी आपके पास tan और cot हो, cosec हो, sec हो, तो प्रेफर करो कि sin और cos में कन्वर्ट कर लो। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली इससे आंसर आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है tan क्यूब थीटा। tan क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा हो गया tan क्यूब थीटा। देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी, ठीक है ना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है। प्लस cot क्यूब थीटा मीन्स cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, क्योंकि cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cos x स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट हमने आइडेंटिटी लिख दी, ठीक है, इज इक्वल टू sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा एज इट इज। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हियर cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा एज इट इज। cos x स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos x और sin रेसिप्रोकल होते हैं। क्या आ गया आपके पास? sin क्यूब थीटा अपॉन ये cos स्क्वायर थीटा, cos क्यूब थीटा, ये cos थीटा बचा, बाकी कैंसिल, प्लस न्यूमरेटर में cos क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और एक sin और sin स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ sin थीटा, ठीक है। अब हम एलसीएम ले सकते हैं। sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम, sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर sin क्यूब थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम है कितना? sin थीटा cos थीटा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है cos थीटा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए। तो क्या बचा? sin थीटा, उसको sin क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा। सिमिलरली यहाँ पर cos क्यूब थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो sin थीटा कैंसिल, बचा क्या? cos थीटा, वो cos क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एलसीएम आया sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पर ये sin थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ पर ये वाला cos थीटा मल्टीप्लाई होगा cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा। अब देखो, हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी तो है नहीं, मैंने यहाँ पर ये आइडेंटिटी लिखी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो याद है सबको। अब प्लस 2ab को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब देखिए, यहाँ पर हम साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं उसको? इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। वापस देखिए एक बार, हमने ये आइडेंटिटी को थोड़ा सा चेंज कर दी, उसकी टर्म्स शिफ्ट कर दी, हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमने इसको उस फॉर्म में दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब हम सेपरेट कर लेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सेपरेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एक साइन थीटा बचा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, एक कॉस थीटा बचा, और यही हमें प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोबस। फिगर इज नॉट गिवन टू यू, तो आपको फिगर खुद से बनाना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के कि सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम है या सर्कल के बाहर पैरेललोग्राम है।
यहाँ दिया है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर सर्कमस्क्राइब, अगर इंस्क्राइब होता तो अंदर, इनमें अगर इंस्क्राइबिंग लिखा होता तो अंदर होता, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब पैरेललोग्राम इज आउटसाइड द सर्कल। और आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल एंड यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। अब देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, राइट। अब रोम्बस के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है तो क्या होगा, रोम्बस हो जाएगा। वो पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है वो रोम्बस होगा, क्लियर। क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑलरेडी अपोजिट साइड तो इक्वल गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल प्रूव कर दें हम तो हमारा काम बन जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे और ये रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम, ABCD बी ए पैरेललोग्राम, और सर्कल ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ले लेते हैं PQRS, PQRS भी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। लेट PQRS बी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर थ्योरम यूज करेंगे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ध्यान से देखिए ये सर्कल है और ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए से जो टेंजेंट्स बन रहे हैं कौन कौन से, AP एंड AS, इनकी लेंथ इक्वल होगी, यस। AP इक्वल टू AS, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। B एक्सटर्नल पॉइंट है, B एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं BQ एंड BP, ठीक है। तो BP इक्वल टू BQ, ठीक। सेम ऐसे ही C देखो, C एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं CQ एंड CR, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ CR इक्वल टू CQ, और सेम वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर D एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं DR एंड DS, ठीक है। इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी, तो DR इक्वल टू DS। इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पर, ये थ्योरम तो सबको पता है अच्छे से। यहाँ पर किस ऑर्डर में लिखना है इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट लाना है। तो मैंने AP जहाँ लिखा है, मैंने लेफ्ट साइड में AP लिखा है तो लेफ्ट साइड में ही BP लिखा है, ध्यान दीजिए। लेफ्ट साइड में मैंने AP लिखा है तो और लेफ्ट साइड में BP लिखा है ताकि हमें AB मिल जाए ऐड करने से। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में CR और DR लिखा है, CR और DR लिखा है ताकि वो ऐड करने से हमें क्या मिल जाए, CD मिल जाए, ठीक है। सो एडिंग दीज इक्वेशंस, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्या मिलेगा हमें, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, सबकी राइट साइड लेते हैं, AS प्लस BQ CQ, BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए लेफ्ट साइड में AP प्लस BP, AP प्लस BP इज व्हाट, AB, CR प्लस DR, CR प्लस DR इज व्हाट, CD इज इक्वल टू AS, AS के साथ क्या लेंगे हम, DS, AS प्लस DS बन जाएगा AD, और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ बन गया BC, ठीक है। तो हमें मिल गया AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ऑल्सो CD को हम AB लिख सकते हैं बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली AD प्लस BC को मैं देखो, मैं चाहती हूँ एडजेसेंट साइड लेके आना, तो AB के एडजेसेंट मैं AD ला सकती हूँ या BC ला सकती हूँ, कुछ भी ला सकती हूँ। तो मैं AD प्लस BC को भी AD लिख सकती हूँ, BC इज इक्वल टू AD बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे हमें क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली AB इक्वल टू AD। बस इसके बाद तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ भी। तो AB इक्वल टू AD मतलब क्या हुआ, AB इक्वल टू AD मीन्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू BC भी होगा, जैसे ये हमने प्रूव किया वैसे ही ये इक्वल टू ये भी होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है। ज्योमेट्री में तो ऐसा हम मान लेते हैं कि अगर ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो ये एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो AB इक्वल टू AD मीन्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। AB इक्वल टू DC है, AB इक्वल टू AD है, मीन्स ये सारी साइड्स इक्वल हो गई और AB इक्वल टू BC भी है। दैट मीन्स
All sides are equal, all sides are equal, so it is a rhombus. Clear? Moving to next question. ये भी circles chapter का question है. Second option 30 है, question number 30 का second option है. In the figure x y and x dash y dash are parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting x y at A and x dash y dash at B. What is the measure of AOB? You have to find angle AOB. तो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं. join OC. ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं अगर इसको एंगल 1 ले लूं, इसको एंगल 2, ऐसे यहाँ पर एंगल 3 और यहाँ एंगल 4, तो मैं ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ. इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC क्या क्या इक्वल है? OA इक्वल टू OA, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सॉरी रेडियाई नहीं, OA इक्वल टू OA का कॉमन है, रेडियाई है OP एंड OC, OP इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और साथ में AP इक्वल टू AC होगा बिकॉज length of tangents drawn from external point to a circle are equal. ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में कौन सा, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? AP इक्वल टू AC बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. OA कॉमन है और OP इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. ठीक है, तो SSS तीनों साइड से, देयरफॉर SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से मैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकती हूँ. ठीक है, सिमिलरली जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा है वैसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा. सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? क्योंकि OBC एंड OBQ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से, बिल्कुल उसको सेम होता है तो करने की जरूरत नहीं होती है, सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ नेम चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा. OB कॉमन, OQ इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, B से टेंजेंट बनेगा BQ एंड BC, वो भी इक्वल होगा. लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो तीनों कंडीशन सेम रहेंगी, सब कुछ सेम है, नेम बस डिफरेंट होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. क्लियर? अब देखो हमारे पास और क्या गिवन है. एक तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और हमें गिवन है टेंजेंट्स XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश. अगर टेंजेंट्स है तो ये दो टेंजेंट्स, ठीक है, पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल है, टेंजेंट तो ठीक है, टेंजेंट तो है ही, पैरेलल भी है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? अगर ये दोनों टेंजेंट्स दिए हुए इस तरह से, पैरेलल टेंजेंट्स दिए हुए, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा 180, यस और नो? ठीक है, तो x डैश y डैश इज पैरेलल टू, since x y is parallel to x dash y dash, therefore angle PAB plus angle QBA is 180. reason co-interior angles. ठीक है, चलो जो प्रूव किया मैंने वापस से लिख दिया है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हम प्रूव कर चुके हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है इन दोनों एंगल्स का सम. दिस प्लस दिस 180 होगा, PAB प्लस QBA, PAB प्लस QBA 180 डिग्री हो गया. अब PAB को हम क्या लिख सकते हैं? PAB को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2. इस पूरे एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2. और QBA मतलब ये एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. अब ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है? A और B.
हमें ये एंगल फाइंड करना है। इसका मतलब हमें एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें ट्राइंगल AOB से काम है, हमें AOB ट्राइंगल से काम है, मीन्स हमें एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, हमें एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, हमें एंगल 1 नहीं चाहिए। तो इन प्लेस ऑफ एंगल 1 व्हाट कैन आई राइट, एंगल 2, बाकी एंगल 2 एज इट इज, एंगल 3 एज इट इज, प्लस एंगल 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल 3, ठीक है। इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने नेम दिया था, तो यहाँ पर रीजन दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3, दोनों साइड से 2 कॉमन ले लेते हैं। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180/2 दैट इज 90, ठीक है। इन दोनों का सम एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमें मिल गया 90। अब हम इस ट्राइंगल में AOB ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज 180, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 है, प्लस एंगल AOB इज 180, सो एंगल AOB is 180 minus 90, that is 90. This is our required result. Moving to last question of this section, section C, question number 31. Probability का question है, two coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, at most one tail, and a head and a tail? फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले हम आउटकम्स लिख लें। दो कॉइन्स को अगर आप टॉस करोगे तो या दोनों में हेड हो, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या दोनों में टेल, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स है। अब यहाँ पर बोला एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना जरूरी है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हुई, कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक होना चाहिए, तो 2 हेड भी चलेंगे। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड कितनी हो जाएगी, पॉसिबल आउटकम्स 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गया। नेक्स्ट एट मोस्ट वन टेल, एक टेल से ज्यादा ना हो, एक टेल कम से कम हो, एक टेल से ज्यादा ना हो, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, एट मोस्ट वन टेल, एक टेल हो, एक टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉसिबल आउटकम्स हो गई, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 4। इसके बाद नेक्स्ट अ हेड एंड अ टेल, एक हेड हो और एक टेल हो, तो पॉसिबल आउटकम सिर्फ 2 ही है, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स 2 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, तो ये हो गया 1/2। हमेशा ध्यान रखेंगे फाइनल आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, 2/4 को कैंसिल करके 1/2 दे दिया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।